नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे त्योहार की आड़ में महाराष्ट्र के पौष इलाकों में खूनी चाकूबाजी और सुअरों की एंट्री की, अखिलेश यादव के एनकाउंटर और बुलडोजर को लेकर सीएम योगी पर किए हमले की, और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की खौफनाक भविष्यवाणी की। साथ ही आखिर में बात होगी बीजेपी में अचानक हुई सांगठनिक सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी ने किया बड़ा फेरबदल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के खेत में मिला तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा कैश और सोना। नीट मामले में राजनाथ के आवास पर बैठक, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का निधन, 91 साल की उम्र में भोपाल में ली अंतिम सांस। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कल्याण बनर्जी पर लगाया गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर, 700 से ज्यादा वन्यजीव मृत पाए गए। केरलम में ईडी अधिकारियों पर हमला मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को किया अरेस्ट। सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी गिरावट, तकरीबन 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। टीएमसी को एक और झटका, शांतनु सेन ने पार्टी प्रवक्ता के पद से दिया इस्तीफा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। महाराष्ट्र के पौष रिहायशी इलाकों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने पूरे राज्य के सियासी और सामाजिक माहौल में उबाल ला दिया है। कहते हैं त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, लेकिन बकरीद से ठीक पहले मुंबई और मीरा रोड की पौष रिहायशी सोसाइटियों में कुर्बानी और बकरों की एंट्री को लेकर ऐसा खूनी और सियासी घमासान छिड़ गया है कि पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठ गया है। आधी रात को सैकड़ों की भीड़ का सड़कों पर उतरना, जय श्री राम के नारों के बीच हनुमान चालीसा का पाठ, खूनी चाकूबाजी में वीएचपी नेताओं का लहूलुहान होना और तनाव के बीच बकरे का जवाब सुअर से देने की खुली राजनीतिक चेतावनी। जी हाँ, इस वक्त महाराष्ट्र का माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। आइए आपको बताते हैं मीरा रोड से लेकर गोरेगांव तक फैली इस नफरत और तनाव की पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल तनाव की शुरुआत थाने जिले के मीरा रोड इलाके में स्थित पूनम एस्टेट क्लस्टर एक हाउसिंग सोसाइटी से हुई। सोमवार को इस पौष सोसाइटी के परिसर में अचानक बड़ी संख्या में लगभग 40 से 50 बकरे लाए गए और उनके रखने के लिए एक अस्थायी शेड बना दिया गया, जिसके बाद सोसाइटी के गैर मुस्लिम निवासियों ने रिहायशी परिसर के भीतर बकरों को रखने और वहां कुर्बानी की तैयारी का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहसबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सोमवार शाम को दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आई। बात यही नहीं रुकी, माहौल बिगड़ता देख बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और सोसाइटी के गेट पर ही धरना देकर बैठ गए। वहीं सोमवार और मंगलवार के दरमियान रात करीब 12:50 पर यह विवाद बेहद हिंसक हो गया। भीड़ के बीच एक संदिग्ध व्यक्ति वहां पहुंचा और सीधे वीएचपी के जिला मंत्री नागनाथ कांबले के बारे में पूछताछ करने लगा। जब वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उससे पूछताछ की तो उसने अचानक धारदार चाकू निकाल लिया और हमला कर दिया। वीएचपी कार्यकर्ता हर्ष सिंह ने जब बीच बचाव कर हमले को रोकने की कोशिश की तो चाकू उनके हाथ में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हर्ष सिंह को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उनके हाथ में 4 टाँके आए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में वीएचपी के 2 अन्य कार्यकर्ता भी जख्मी हुए हैं। हालांकि मौके पर मौजूद मुस्तैद भीड़ ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश की आग और भड़क गई है। इतना ही नहीं, चाकूबाजी की घटना के बाद गुस्साए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और निवासी सोसाइटी के गेट पर डट गए। माहौल में भारी तनाव को देखते हुए जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सोसाइटी से बकरों को तुरंत बाहर निकालने की मांग पर अड़ गए। दिन भर सोसाइटी परिसर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं बढ़ते बवाल को देखते हुए मीरा भयंदर नगर निगम की टीम भारी पुलिस सुरक्षा के साथ मौके पर पहुंची। नगर निकाय ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 पिकअप ट्रकों में भरकर उन सभी 40 से 50 बकरों को सोसाइटी परिसर से जब्त कर लिया और उन्हें प्रशासन द्वारा अलॉट की गई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया।
स्थानीय लोगों का साफ कहना था कि कुर्बानी नियमों के तहत आवंटित जगहों पर ही होनी चाहिए, न कि किसी रिहायशी सोसाइटी के अंदर। वहीं इस पूरे विवाद में तब तक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला एक और मोड़ आ गया, जब हंगामे के बीच कुछ लोग वहां पिंक पिग यानी सुअर लेकर पहुंच गए। पुलिस को तुरंत अंदेशा हो गया कि अगर रिहायशी इलाके में सुअर आ गया तो सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है। दरअसल इस्लाम धर्म में सुअरों को हराम माना जाता है। वहीं तनाव को भांपते हुए पुलिसकर्मी तुरंत एक्टिव हुए और वीएचपी कार्यकर्ताओं तथा पुलिस के बीच सुअर को लेकर खींचतान शुरू हो गई। इस खींचतान के दौरान सुअर जमीन पर गिरकर भागने लगा, जिसे एक जांबाज पुलिसकर्मी ने दौड़कर पकड़ा। इस भारी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ऑटो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें, मीरा रोड की चिंगारी अब मुंबई के अन्य इलाकों तक भी फैल चुकी है। गोरेगांव पूर्व में स्थित गोकुल धाम के सैटेलाइट गार्डन फेज 1 की आजाद नगर D3 इमारत के कंपाउंड में भी एक कार शेड बनाया गया है। यहां भी आगामी बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरे लाने की तैयारी चल रही थी, जिसका स्थानीय निवासियों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। इस मामले में बीजेपी की स्थानीय नगर सेविका प्रीति साटम ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने वार्ड ऑफिसर को एक कड़ा और आधिकारिक पत्र लिखकर मांग की है कि नियमों का हवाला देते हुए रिहायशी सोसाइटी के भीतर कुर्बानी की इजाजत बिल्कुल ना दी जाए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से सुलग उठी है और नेताओं के बेहद तीखे बयान सामने आ रहे हैं। बोरीवली से बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने खुले तौर पर चेतावनी देते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा, यदि माइनॉरिटी कम्युनिटी संविधान और शरिया को नहीं मानती है तो हम बकरों का जवाब सुअरों से देंगे। वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि सभी समुदायों को अपने त्योहार दूसरों को परेशान किए बिना मनाने चाहिए। सोसाइटियों में अवैध रूप से बकरों को रखना गलत है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा, कोई भी गैर कानूनी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में जगह को ढकने के बाद परमिशन मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसका भरोसा दिया है, लेकिन जो नेता सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ नफरती बयान दे रहे हैं, उन पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल त्योहार के दौरान सांप्रदायिक सद्भावना ना बिगड़े और कोई बड़ी अनहोनी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर पूरी मुंबई और ठाणे पुलिस हाई अलर्ट पर है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। खुफिया यूनिट यानी स्पेशल ब्रांच पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है और सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी हलचल पर नजर रखी जा रही है। रात की गश्त को कई गुना बढ़ा दिया गया है। थाने से लेकर जिला स्तर तक पुलिस अधिकारियों ने अमन कमेटियों, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मैराथन बैठकें की हैं। सभी को साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, अफवाहों से बचें और अफवाह फैलाने वाले उपद्रवियों से पूरी तरह अलर्ट रहें। कुल मिलाकर साफ है कि इस बार बकरीद की आहट के साथ ही मुंबई और मीरा रोड की सोसाइटियों का माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। एक तरफ नियमों और धार्मिक भावनाओं की दुहाई है, तो दूसरी तरफ परंपरा और त्योहार मनाने की जिद। लेकिन इस जिद और विरोध के बीच जिस तरह से चाकू चले हैं और सुअर लाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हुई हैं, उसने पुलिस और प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में क्या मुंबई और मीरा रोड में शांति से ये त्योहार संपन्न हो पाता है या फिर ये सियासी और सामाजिक टकराव कोई नया रूप लेगा। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्यवाही पर एक ऐसा सियासी ज्वालामुखी फट गया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए फर्जी एनकाउंटर का एक ऐसा विस्फोटक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है जिसने जाति और मजहब की राजनीति में उबाल ला दिया है। अखिलेश यादव का सीधा और तीखा आरोप है कि यूपी में जाति देकर बुलडोजर चलाया जा रहा है और चुन चुनकर फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जो सरकारी जनता का एनकाउंटर करती है, जनता चुनावी तरीके से उनका एनकाउंटर कर देती है। आइए आपको बताते हैं अखिलेश यादव के उन चौंकाने वाले आंकड़ों और दावों की पूरी इनसाइड स्टोरी जिसने यूपी की राजनीति में तहलका मचा दिया है। दरअसल मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर आयोजित एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को पूरी तरह खटगरे में खड़ा कर दिया। हाल ही में जौनपुर के चर्चित दूल्हा आजाद बिंद की हत्या के आरोपी रवि यादव के एनकाउंटर के बाद सूबे में जात पात की सियासत चरम पर पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने दो टूक लहजे में कहा,
आज फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन सरकार इस पर बात करने से भाग रही है। सरकार सिर्फ अपने वर्चस्व की धाक जमाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करके फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। सीधा सिद्धांत है कि जिस एनकाउंटर के पीछे सरकार की मर्जी है वो पूरी तरह से फर्जी है। वहीं अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल जुबानी तीर नहीं चलाए, बल्कि अपनी रिसर्च टीम द्वारा तैयार किए गए एनकाउंटर के जातिवार और धर्मवार आंकड़े पेश कर सबको चौंका दिया। सपा प्रमुख की रिसर्च टीम ने दावा किया है कि योगी सरकार के कार्यकाल में हुए एनकाउंटरों का पुलिस रिकॉर्ड और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर गहन विश्लेषण किया गया है, जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं। राज्य में हुए एनकाउंटरों में मारे जाने वाले अपराधियों में सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। इस सूची में दूसरे स्थान पर ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जिनकी संख्या कुल एनकाउंटर में करीब 15% बताई गई है। एनकाउंटर के मामले में तीसरे स्थान पर पासी और यादव बिरादरी के लोग आते हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी की भाजपा सरकार में सरकारी स्तर पर फर्जी एनकाउंटर का पूरा एक अपराध तंत्र खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि लगभग 60% फेक एनकाउंटर पीडीए समाज के लोगों के हुए हैं। बुलडोजर की कुल 24 कार्यवाहियों में से 22 मामले सीधे तौर पर पीडीए समाज के लोगों के खिलाफ हुए हैं। विभिन्न जेलों में बंद अंडर ट्रायल बंदियों में से 75% संख्या पीडीए समाज की है। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों में भी पीडीए वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। सपा प्रमुख ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर को सामान्य मुठभेड़ बताना एक बेहद खतरनाक और गलत धारणा है। उन्होंने दावा किया कि इन फर्जी कार्यवाहियों से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर संभला नहीं, बल्कि और ज्यादा बिगड़ गया है, जिसके कारण प्रदेश में नया निवेश भी नहीं आ रहा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने एक और संवेदनशील दावा करते हुए कहा कि जो पुलिसकर्मी दबाव में आकर फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, वे खुद आत्मग्लानि के चलते मानसिक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। पीड़ित परिवारों के बयान साफ दर्शाते हैं कि सरकार लगातार इन साजिशों में शामिल है और प्रशासनिक ताकत का नंगा नाच चल रहा है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रदेश में निवेश नहीं आता है, मैं बता चुका हूं। फर्जी इनकाउंटर से प्रदेश की साफ सुथरी छवि धूमिल होती है, लोगों के अंदर डर पैदा होता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है, क्योंकि जब कभी भी कोई खतरा नजर आता है सरकार पर, या फिर सरकार क्रिमिनल हो जाती है, या सरकार फर्जी इनकाउंटर का सहारा लेती है। फर्जी इनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। फर्जी इनकाउंटर के जरिए भाजपा सरकार सियासी साजिश करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। भाजपा सरकार के फर्जी इनकाउंटर का एक बेहद निंदनीय पहलू यह भी है कि भाजपा सरकार इससे अपने समर्थकों को खुश करती है, लेकिन साथ ही अपने समर्थकों को वो मानसिक रूप से हिंसक भी बनाती है और नफरत के जहर से भरकर उनका मानसिक शोषण अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए करती है। भाजपा अपनों को ही डसती है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर का एक बहुत बुरा असर यह भी होता है, लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और बेकसूर लोग अत्याचार होने पर कानून की शरण में न जाकर के न्याय में विश्वास खो देते हैं। जनता का कानून में विश्वास होना किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी की बुनियादी शर्त होती है। जाति आधारित फर्जी इनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर पूरी तरीके से संविधान विरोधी क्रिमिनल एक्ट है। कस्टोडियल डेथ्स की भी एक तरह से फेक इनकाउंटर ही है, जिससे भाजपा सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये भाजपा राज की बेहद शर्मिंदा करने वाली करतूतों का नतीजा है, जो बेहद चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जो सरकारें फर्जी इनकाउंटर करवाती हैं, जनता मौका आने पर एक न एक दिन चुनावी तरीके से इनका इनकाउंटर कर देती है।
वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अखिलेश यादव से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस दावे पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने 1 साल के भीतर केंद्र सरकार गिरने की बात कही थी, तो अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र की भाजपा सरकार भी ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। सुनिए। अगले 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी, जिस जनता में बहुत आक्रोश है, इस पर एक तरह का कुछ कितने दिन में गिर जाएगी? उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक हासिल करने वाले आगरा और फर्रुखाबाद के टॉपर छात्र छात्राओं को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर लैपटॉप देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी दौरान देश भर में चर्चा का विषय बने नीट परीक्षा विवाद के पीड़ित अभ्यर्थियों ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक के गंभीर मुद्दे को आगामी लोकसभा सत्र के दौरान सदन में पूरी ताकत से उठाने के संबंध में सपा प्रमुख को एक आधिकारिक ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर अखिलेश ने उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। जाहिर है उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर एनकाउंटर और बुलडोजर को लेकर शय और मात का खेल अब बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को सीधे जाति और मजहब से जोड़कर यूपी की योगी सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है और इसे आगामी चुनाव का मुख्य एजेंडा बनाने का साफ संकेत दे दिया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस के रुख पर मजबूती से डटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आंकड़ों की ये सनसनीखेज जंग और चुनावी एनकाउंटर की ये खुली चेतावनी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस नए मोड़ पर ले जाती है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मिलकर इस बार दिल्ली का सिंहासन हिलाने की एक ऐसी खौफनाक भविष्यवाणी कर दी है जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी और अखिलेश यादव ने इस पर सुर मिलाते हुए हुंकार भरी है कि यूपी में सपा की सरकार बनते ही दिल्ली की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई बैसाखियों पर टिकी मोदी सरकार के दिन अब गिनती के बचे हैं या फिर ये सिर्फ विपक्ष की हताशा का गुब्बारा है। आइए आपको बताते हैं इस भविष्यवाणी के पीछे की वो इनसाइड स्टोरी। दरअसल इस पूरे सियासी महासंग्राम की चिंगारी तब भड़की जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की एक बंद कमरे में हुई बेहद महत्वपूर्ण बैठक में एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ज्यादा समय तक पीएम की कुर्सी पर टिक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हुए यहां तक कह दिया, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। देश में बहुत जल्द एक ऐसा भयानक आर्थिक संकट आने जा रहा है जिससे ये सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। बीजेपी की नफरत और धर्म की राजनीति पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। इस भयंकर चौतरफा दबाव को पीएम मोदी संभाल नहीं पाएंगे। भले ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी साल भर से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहने वाले। राहुल के इस दावे ने राजनीतिक पंडितों से लेकर आम जनता तक सबको हैरान कर दिया है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक ऐसा सियासी हथियार दे दिया है जिससे वे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा यूपी में सपा सरकार बनने का जिक्र करते ही अखिलेश यादव का सीना चौड़ा हो गया और उन्होंने तुरंत इस मौके को लपकते हुए इस बयान का खुला समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव ने राहुल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति ही हमेशा देश की राजनीति का रुख और दिशा तय करती है। अगर यूपी में सरकार बदलती है तो दिल्ली की सत्ता का संतुलन भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी, दिल्ली की मोदी सरकार अपने आप गिर जाएगी। सुनिए। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी, जिस जनता में बहुत आक्रोश है, इस पर एक तरह का कुछ कितने दिन में गिर जाएगी? उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। आपको बता दें, अखिलेश भली भांति जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोटों का थोड़ा सा भी बिखराव बहुजन समाज पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ हुआ तो सपा को भारी नुकसान हो सकता है।
इसलिए वे खुद को बीजेपी का इकलौता सर्वश्रेष्ठ विकल्प साबित करके मुस्लिम मतदाताओं को पूरी तरह अपने पाले में एकजुट रखना चाहते हैं। भले ही बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का था, लेकिन अखिलेश इसी बयान का इस्तेमाल कांग्रेस के ही खिलाफ दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। वे आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं। वे कांग्रेस को यह मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि यूपी की कमान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के हाथ में ही रहेगी। वहीं आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से अकेले 80 सीटें इसी सूबे से आती हैं। भारत के इतिहास में दोनों सदनों में सबसे ज्यादा सीटों वाला ये राज्य हमेशा से देश की सत्ता की चाबी रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली अप्रत्याशित सफलता ने समाजवादी पार्टी के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार किया है। यही वजह है कि अखिलेश अब खुद को एक क्षेत्रीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने वाले मुख्य राजनीतिकार के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इन दावों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद आक्रामक और करारा पलटवार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों को पूरी तरह से हवा हवाई और चुनावी हार से उपजी राजनीतिक हताशा का नतीजा बताया है। वहीं अगर मौजूदा राजनीतिक हकीकत का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो राहुल गांधी का सरकार गिरने का ये दावा जमीन से ज्यादा केवल एक राजनीतिक शिगुफा नजर आता है। इसकी कई बड़ी वजहें हैं, जैसे बीजेपी की बम्पर वापसी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को 240 सीटें मिली थी और सरकार नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से बनी थी, लेकिन पिछले 2 सालों में राजनीतिक हवा पूरी तरह बदल चुकी है। बीजेपी एनडीए ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में जबरदस्त और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सत्ता पर अपनी पकड़ को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया है। इंडिया गठबंधन का बिखराव। दरअसल विपक्षी खेमे में आज भारी फूट देखने को मिल रही है। हालांकि विपक्ष ने झारखंड, जम्मू कश्मीर, केरल और तमिलनाडु में सरकारें बनाई हैं और संसद में परिसीमन व महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर एकजुटता दिखाई थी, लेकिन अब उनका कुनबा बिखर रहा है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी से कांग्रेस के हाथ मिलाने के बाद डीएमके गठबंधन से लगभग बाहर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस से दूरी बना चुकी है और पश्चिम बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी अपने सांसदों को एकजुट रखने की भारी चुनौती है। मुद्दों की हवा निकली। वहीं विपक्ष ने नीट पेपर लीक और छात्रों की नाराजगी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी और नए सिरे से पारदर्शी व्यवस्था लागू की, जिससे विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा भी लगभग निकल चुका है। ऐसे में कहानी बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी की 1 साल में सरकार गिरने की भविष्यवाणी और उस पर अखिलेश यादव का यूपी से दिल्ली फतेह करने का महादाव फिलहाल तो वास्तविकता से ज्यादा एक राजनीतिक कल्पना नजर आता है। एनडीए सरकार संख्या बल के लिहाज से पूरी तरह स्थिर है और राज्यों के चुनावी नतीजों ने मोदी के नेतृत्व पर फिर से मोहर लगाई है, लेकिन राजनीति में दावपेच और बयानों के तीर कब हवा का रुख बदल दे ये कोई नहीं जानता। और अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव का ये पीडीए कार्ड और राहुल गांधी का ये आर्थिक संकट वाला दावा सच में दिल्ली के सिंहासन को हिला पाता है या फिर राष्ट्रवाद और विकास के रथ पर सवार बीजेपी विपक्ष के इस चक्रव्यूह को एक बार फिर से तोड़ देगी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर पंजाब के खेतों, हरियाणा के अखाड़ों और त्रिपुरा की पहाड़ियों तक आज बीजेपी ने वो पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है जिसकी सुगबुगाहट तो लंबे समय से थी, लेकिन धमाका आज हुआ है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा भूचाल आया है और संगठन को पूरी तरह से रीबूट कर दिया गया है। आज गुरुवार 28 मई के इस ऐतिहासिक दिन पर बीजेपी आलाकमान ने एक साथ एक सुर में 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदलकर पूरी सियासी बिसात ही पलट दी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा, इन 4 किलों को फतेह करने और संगठन में नई जान फूंकने के लिए पार्टी ने अपने नए धुरंधरों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव हुआ है देश की धड़कन यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। पिछले कई महीनों से दिल्ली बीजेपी के भीतर जिस बदलाव की खिचड़ी पक रही थी, आज उस पर मोहर लग गई है। वीरेंद्र सचदेवा की जगह अब हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के नए सुल्तान होंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को तत्काल प्रभाव से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दरअसल हर्ष मल्होत्रा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत का एक बड़ा चेहरा है। वह पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री की बेहद अहम जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अब संगठन और सरकार दोनों मोर्चों पर हर्ष मल्होत्रा का जलवा देखने को मिलेगा। आपको बता दें, पिछले साल जुलाई में ही दिल्ली के दिग्गज नेताओं से इस बदलाव को लेकर रायशुमारी की गई थी। हर कोई कयास लगा रहा था कि नया अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के चलते ये फैसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन आज वो घड़ी आ गई है और बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा के नाम का पत्ता खोलकर सबको चित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सुनील जाखड़ के युग का अंत हो गया है और संगठन की कमान अब सरदार केवल सिंह ढिल्लों के हाथों में सौंप दी गई है। पंजाब में अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है और ऐसे नाजुक मोड़ पर बीजेपी ने ढिल्लों पर दांव खेला है। वहीं इस महाबदलाव की आंच सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर हरियाणा और पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में भी देखने को मिला। जाट और गैर जाट की सियासत के बीच उलझे हरियाणा में बीजेपी ने सांगठनिक फेरबदल करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और अब देखना होगा कि डॉक्टर अर्चना हरियाणा के इस राजनीतिक दंगल में पार्टी को कितनी मजबूती देती हैं। वहीं पूर्वोत्तर में अपने पैर अंगद की तरह जमाने वाली बीजेपी ने त्रिपुरा में भी बड़ा दांव खेला है। त्रिपुरा बीजेपी की कमान अब अभिषेक देबरॉय को सौंप दी गई है, जिन्हें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के दस्तखत से जारी ये नोटिफिकेशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि विरोधियों के लिए खुली चुनौती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के ये 4 नए सिपह सालार अपनी अपनी सेना को लेकर रणभूमि में कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या वे आला कमान के इस भरोसे पर खरे उतर पाते हैं। आज खबरें अब तक में हमने आपको दिखाई देश की वो 4 सबसे बड़ी खबरें जो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की राजनीति का रुख तय करने वाली हैं। चाहे वो मीरा रोड में बकरे और सुअर के विवाद के पीछे सुलगती नफरत की इनसाइड स्टोरी हो या फिर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्यवाही को जाति मजहब के तराजू में तोड़कर सत्ता हथियाने की अखिलेश यादव की बड़ी बिसात। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 2026 की ये सियासी जंग अब और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा तीखी और बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। और अब देखना होगा कि जनता जनार्दन इस सियासी दंगल में किसका साथ देती है और किसकी भविष्यवाणी सच साबित होती है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। नमस्कार।